विभाजन पर एक लाइन लिखना और वो संपूर्ण का नाम है। उन्होंने कहा वो संपूर्ण आपसे ले लिए बहुत से लोग ये लाइन उन्होंने कहा ये दीपक ला समोसा खाइला ये दीपक लीजिए अरे भाई लीजिए उसमें जब थे ना विवेकानंद सभा एडवाइजरी पहले दी थी कि आप लोग आपस में करो आर्बिट्रेशन से उस मामले को हल कीजिए, तो वो नहीं हो पाया तब उसने पटा बोलेंगे नहीं देखे कि कैसे चलता था थाने में गुंडई। आज भी कोई विधायक है ना वो एसएचओ की कुर्सी पे बैठ के बीजेपी का और कुछ कहने की व्यवस्था नहीं। और मैं क्या कहूँ उनके बारे में, क्या बताऊँ आपको। जो वो थे वो अव्यक्त है। उनकी जो मस्ती थी, उनका जो दीवानापन था, कुछ उसी तरह का था जैसे चैतन्य महाप्रभु ईशा में था। कुछ इसी तरह का दीवानापन चैतन्य महाप्रभु ईशा में भी था, बदल दिया था जिसने परंपरा में व्यक्ति का था। क्या बात है। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं, समय की होता है, परिस्थितियां होती हैं, परिस्थितियां दूर ही करती हैं, वैचारिक दृष्टि से भी दूर करती हैं। लेकिन तमाम दूरी के बाद भी एक ऐसे रिश्ते में बंधे थे हम कि उन दूरियों का कोई मूल्य नहीं। बिल्कुल क्या बात है। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि बांह छुड़ा के जात हो, निर्बल जान के मोह है, हृदय से जब जाइयो सबल बखाने तो है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद। मैंने सुना है दीपक जी इतिहासकार हैं, इतिहास लिखता हैं। जब मैं कुछ लिखता हूँ तो उसमें तलाशते हैं कि सन और ईस्वी। ये तो मुझे नहीं पता है। मेरे गुरु जी बताया करते थे कि प्रख्यात समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जब इस क्षेत्र में आए थे तो आरटीएस क्लब के सभी हमारे अपने एक शोक सभा है ये, और शोक सभा की योगेश जी से मेरा बहुत पुराना संबंध है। उनके छात्र जीने से और पढ़ रहे थे उसी समय मुझसे परिचित हो गए थे। मंत्री जी हुआ करते थे। मेरे संबंध के बाद बहुत करीब आए और समाजवादी आंदोलन में और छाया की तरह मेरे साथ रहे। मेरी जब इस क्षेत्र में पहली गिरफ्तारी हुई तो सबसे पहले उनका ही बयान निकला था कि अगर तत्काल रिहा नहीं किया गया तो इस क्षेत्र को रणभूमि बना दिया जाएगा। जेल में भी हमारे साथ कई बार है। एक बार मुझे जेलर से लड़ना पड़ा इनके लिए और मैंने कहा कि मेरे पर जितना पैसा उस पर है वो सब काट के इनको चीनी में गुड़ मंगा दो। ये चाय और चीनी बहुत है।
झगड़ गए, वहाँ कई साथी गिरफ्तार थे। तो हमने कहा भाई जो उच्च श्रेणी की सुविधा में पैसा आता है तो खर्च ही करते हो मेरे कहने पर, तो मेरे पैसे का जो है कोई और सामान मत बनाओ, इनके लिए कुछ चीज लगा दो। एक अजीब अलमस्त स्वभाव था उनका, फक्कड़ स्वभाव। किसी चीज की चिंता नहीं, और कितना संत करने वाले थे, कितना वो करते। कई बार हमने अनुभव किया, छोटी छोटी बातें भी वो चाहते थे कि मुझे ज्यादा तकलीफ ना हो। उन दिनों सब्जी वगैरह कुछ मुझे आवश्यकता पड़ गई थी, एक आयोजन था, तो ये रात ही में बनारस से लेने के लिए सब्जी। तो किसी चीज में आलस्य नहीं होता। वाले समस्त साहित्य, समाज सेवा, शिक्षा, पत्रकारिता एवं अन्य क्षेत्रों से समाज और देश को अपनी सेवाएं देने वाले सभी मनीषियों को मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। आप जानते हैं कि इतिहास बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और बहुत इतिहास पढ़ाने वाले होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं जो इतिहास पढ़ते हैं। शुक्ल जी निश्चित रूप से इस जनपद के लिए, यहाँ की गलियों के लिए, यहाँ की समाज के लिए एक इतिहास बने हैं, इसमें दो राय नहीं। अपनी ओर से, अपनी संस्था की ओर से, साहित्यकारों पत्रकारों की ओर से और इस जनपद की ओर से बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें प्रणाम करता हूं कि वो जहां भी रहें आनंद से रहें, और वहीं से इस जनपद के साहित्य मनीषियों, पत्रकारों, समाज सेवियों, गरीब तबके के लोगों को अपना स्नेह और आशीर्वाद देते रहें। साथियों, योगेश शेखर जी के बारे में बहुत सारे वक्ताओं ने उनके हर एक बिंदुओं पर विस्तार से अपना प्रकाश डाला है, और अभी अभी जो मेरे पूर्व सोन साहित्य संगम के संयोजक ने अपनी कविता के माध्यम से जो विचार व्यक्त किया, उसके बाद कुछ बचता नहीं। भाई भोलानाथ जी अपने संचालन के दौरान ही बहुत सारी बातें जो बहुत से लोगों को नहीं पता है, जैसे हमारे अध्यक्ष जी, जनसत्ता पार्टी के अध्यक्ष जी को नहीं पता है, तो उन्होंने बताया। निश्चित तौर पर उनकी बातों को सुन करके उन पर अनुसरण करने का वो करेंगे। तो मैं आज एक ही बात कहूँगा। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी बहुत, हम लोग 11 बजे से ही काम हम लोग शुरू किए हैं। गोपाल सिंह जैसे लोगों को जाना था, कुछ लोगों को, तो लोग अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करके जा चुके हैं। निश्चित तौर पर ऐसे महान व्यक्तित्व के कृतित्व पर एक पुस्तक होनी चाहिए। सही बात। और उसके लिए बहुत सी सामग्री उनकी लाइब्रेरी में उनके घर उपलब्ध है। केवल हम लोगों को थोड़ी बौद्धिक और आर्थिक, क्योंकि कोई पुस्तक छपने में भले हमारे प्रकाशक जी अपना पूरा योगदान दे देंगे, उसके बाद भी उसकी छपाई में निश्चित तौर पर कुछ न कुछ अर्थ व्यय होगा। तो हम लोगों को सिर्फ इतना ही कहना है कि इनके परिवार के मेंबर की सहमति लेकर, भाई पुरु जी हैं, इनकी बड़ी दीदी दिल्ली रहती हैं, उनकी सहमति प्राप्त करके और 2-4 लोग बैठ करके उनकी लाइब्रेरी से वो सामग्री इकट्ठा करके उसका फोटो स्टेट करा करके पहले वो सामग्री प्राप्त करें, इकट्ठा करना। उसमें 2-4 लोग ही काफ़ी हैं। 2-3 लोगों की एक समिति बन जाए, भाई रामनाथ सिवेन जी हो जाए, भाई राकेश मिश्र जी हो जाएं, 1-2 लोग और हो जाएं, दीपक जी हो जाएं, 2-3 लोग हो जाएं, और इनके परिवार की सहमति हो, उनकी स्वीकृति हो, तो भी उनकी लाइब्रेरी से उनके पहले मैटर जुटाए जाएं, उसको फोटो स्टेट कराए जाएं, ताकि उनकी मूल जो दस्तावेज हैं वो ज्यों के त्यों पड़े रहें। हम इनके बारे में क्या कहें, ये तो मेरी औकात नहीं है कि मैं कुछ कह सकूं।
और आप लोग साहित्य के क्षेत्र में एक और मंच प्रदान किया। एक बड़ा मंच है हमारे यहाँ, मधुरिमा साहित्य संगोष्ठी का बहुत बड़ा मंच है। उस मंच पर सभी को जगह मिले, इसकी हमें अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों को जो द्वितीय पंक्ति के हैं, जो युवा हैं, नवांकुर हैं साहित्य के क्षेत्र में, ऐसे लोगों को साहित्यिक मंच प्रदान किया जाए। इस नाते राकेश शरण मिश्र जी, मिथिलेश प्रसाद द्विवेदी जी और योगेश शुक्ल जी, सुशील कुमार राही जी, आदरणीय ओम प्रकाश त्रिपाठी जी, परम आदरणीय अजय शेखर जी समेत कुल 8-9 लोगों ने तय किया कि सोन साहित्य संगम एक मंच बनाया जाए, जिसके सबसे पहले निदेशक थे जो उभरता हुआ कवि है, मेघ विजयगढ़ी से अनुरोध करते हैं कि वे आए अपनी श्रद्धांजलि इतिहास की रचना कर रहे हैं। और हमेशा उसकी वैल्यू होती है तब जब वह व्यक्ति नहीं होता है। योगेश शुक्ल जी को मैं 1970 में इस शहर में आया था, कक्षा 7 का विद्यार्थी था मैं, और उस समय से जो उनके सामने वाले पॉकेट की डायरी जितनी ऊंची हमने पाया, वह उतना ही ऊंची डायरी उनकी अंततोगत्वा थी। और हमेशा जन सेवा के लिए तत्पर रहने वाले, अपने हित अहित को ध्यान में न रखते हुए भी हमेशा जो आदमी अग्रसर रहता है, वह कैसा व्यक्तित्व होगा। तमाम लोग जाते रहते हैं हर शहर में, हर गांव में, लेकिन कुछ ऐसा व्यक्तित्व जिसके जाने पर हम उस समय भी रोते हैं और जब जब उसको हम याद करते हैं। इनके लिए कहने के लिए क्या कहा जाए। मैं 2-3 बातें जब मैं सुना कि आज पुण्यतिथि का कार्यक्रम है, तो मैंने चाहता हूँ ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी इनके प्रति कि आपकी यादों को कितना, आपको यादों को कितना नमन अभिनंदन करूं। हट जाएंगे आप दुखियारों की खातिर मनुज रूपी संत थे, आपके पथ से जगत के कलुष सब छट जाएंगे। क्या बात। आपके पथ से जगत के कलुष सब छट जाएंगे। बिंदल के यहाँ जाके बैठते थे और उसी समय हमारे गुरुदेव महावीर प्रसाद जालान मुझे लेकर के आते थे। हमारे बारे में कम है, तुम्हारे यूं ही चले जाने से हम सबकी आंखें नम है। तुम्हारे यूं ही चले जाने से हम सबकी आंखें नम है। सोचता हूँ कहाँ से लिखना शुरू करूँ, सोचता हूँ कहाँ से लिखना शुरू करूँ और कहाँ पर लाकर खत्म करूँ, क्योंकि इतना विशाल है व्यक्तित्व तुम्हारा, क्योंकि इतना विशाल है व्यक्तित्व तुम्हारा। बहुत मुश्किल है उस पर लिखना हमारा, बहुत मुश्किल है उस पर लिखना हमारा। क्या बात है राकेश? तुम्हारे बेबाक विचारों पर लिखूं या लिखूं तुम्हारे निश्चल व्यवहार पर, उनके शादी पर। तुम्हारे बेबाक विचारों पर लिखूं या लिखूं तुम्हारे निश्चल व्यवहार पर, तुम्हारे अपनत्व भरे गुस्से पर लिखूं या लिखूं तुम्हारे हक जताते प्यार पर। जिसकी बात बड़े भाई कह रहे थे कि निसंकोच किसी यहाँ चले आते थे कि मुझे आपसे ये मदद चाहिए, ये उनका हक जताता प्यार था, उनका अपनापन था। तुम्हारे बेबाक विचारों पर लिखूं या लिखूं तुम्हारे निश्चल व्यवहार पर, तुम्हारे अपनत्व भरे गुस्से पर लिखूं या लिखूं तुम्हारे हक जताते प्यार पर। मजलूमों के अधिकार के लिए उठी, मजलूमों के अधिकार के लिए उठी तुम्हारी गरजती आवाज पर लिखूं या सत्ता की तानाशाही पर सवाल उठाते तुम्हारे इनकलाब पर लिखूं, या सत्ता की तानाशाही पर सवाल उठाते तुम्हारे इनकलाब पर लिखूं। तुम्हारे द्वारा जलाई गई हिंदू मुस्लिम एकता की, जिसकी आप बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, रोजा इफ्तार, तुम्हारे द्वारा जलाई गई हिंदू मुस्लिम एकता की मसाल पर लिखूं या आम जनमानस पर शासन के जुल्मों के विरुद्ध तुम्हारे सुलगते सवाल पर लिखूं, या आम जनमानस पर शासन के जुल्मों के विरुद्ध तुम्हारे सुलगते सवाल पर लिखूं तुम्हारी रोजा इफ्तार की दावत पर। क्या बात? इसी प्रांगण में होता था, हिंदू मुस्लिम एक साथ बैठ के खाते थे, रोजा पार्टी होती थी, पीती थी और एक साथ परोसते थे। उनके जाने के बाद ये चीज खत्म हो गई। आज किसी माइकल मेरे पास शब्द नहीं है और यहाँ इतनी बड़ी बड़ी विभूतियां बैठी हैं, जितना वो उनके बारे में बताएंगे उतना मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कुछ यादें उनके साथ सुनती हैं, जिनको याद करता हूँ तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या बात? आज अगर मैं आपके बीच खड़ा हूँ
कुछ बोल पा रहा हूँ, कुछ कहने की हिम्मत कर पा रहा हूँ, तो अगर उसका श्रेय किसी को जाता है तो परम श्रद्धेय स्वर्गीय श्री योगेश शेखर उर्फ योगेश शुक्ला जी को जाता है। उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के मार्गदर्शन से और उन्हीं के उत्साह के कारण मैं साहित्य में थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना सीख पाया हूँ। लिखना पढ़ना मैं बचपन से करता था, लेकिन मेरी कभी ऐसी इच्छा नहीं रही कि मंच पे जाऊं, मंची कहीं बनूं, ऐसा करूं ऐसा करूं। लेकिन इनकी प्रेरणा मिली, उन्होंने कहा नहीं आप अपने लेना सही, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जिनको मंच नहीं मिल पाता है, आप आगे बढ़िए।